गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज के सेशन में हमारा जो फोकस है कंपटीशन गुरु में वो ये है कि हम आपके साथ डिस्कस करें सिलेबस आपकी मास्टर कैडर पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रेलेवेंट है, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े सिलेबस को देखने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको ये अच्छी लगती है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बहुत सारी वीडियोस के साथ, जिससे आपका सिलेबस में जो भी कंटेंट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो मेरा नाम है आकांक्षा और आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस को। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है पंजाब मास्टर कैडर के लिए। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस लेवल पे आपको क्या देखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो होती है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है ना। क्या रीजन है इकोनॉमिक्स पढ़ने के, क्या प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी में कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है ठीक है इकोनॉमिक्स में जो है वो वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें उनको प्रॉपरली एलोकेट करना है, उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, राइट। तो इसीलिए हम उसमें पढ़ते हैं आपका यूटिलिटी को, राइट। फिर हम देखते हैं आपकी कंज्यूमर थ्योरी को। जब हमें पता चलता है रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है, ठीक है, करना किस में है हमें एलोकेट, कंज्यूमर्स में करना है, प्रोड्यूसर्स में करना है, मार्केट में करना है, राइट। माइक्रो लेवल पे करना है सबसे पहले, फिर मैक्रो पे जाते हैं। तो माइक्रो लेवल पे जब हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर जब हम जैसे ही हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स खोलते हैं ना, द फर्स्ट टॉपिक दैट यू सी इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर उसके माइक्रो और मैक्रो में क्यों डिवीजन करी गई है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। उसके बाद आप सीधा आते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को शुरू करते हैं ना, तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, राइट। यूटिलिटी क्या है, ठीक है। कार्डिनल एनालिसिस पढ़ते हैं कि यूटिलिटी को जो मेजर हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं नंबर्स में, राइट। उसके बाद जब हम यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ठीक है आपकी जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में हम ऐसे ऐसे मेजर करेंगे, सब करेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कार्डिनल एनालिसिस ऑफ मेजरमेंट। कार्डिनल एनालिसिस में आप पढ़ेंगे कि होता क्या है, सबसे पहले दिया किसने है, ठीक है, मार्शल की थ्योरी है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इन सबको पढ़ने के बाद, इन सारे लॉज को पढ़ने के बाद अल्टीमेटली आप पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सीधा आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, पहले आपको उसके बेसिक फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकती है विद द गिवन रिसोर्सेस, है ना। आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी अगर आप ऑडी में बैठोगे या लैम्बोर्गिनी में बैठोगे, लेकिन वो आपके बजट में तो नहीं है ना। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल सकती है विद योर बजट, जो आपके बजट में आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे उसका मीनिंग आपको बताना है, अटेनमेंट कैसे आप अटेन करते हो इक्विलिब्रियम को। ठीक है, कैसे कैसे वहां तक पहुंचा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको पढ़ना है अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको इसको अच्छे से आप करेंगे। आप सिर्फ इस लेवल पे सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये आपके काम आएगा किसी भी एग्जाम में। अगर आप इकोनॉमिक्स आपका डोमेन है तो ये आपके लिए डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है। तो ये हमेशा आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी रहता है। अगर आप फर्दर कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ये टॉपिक जो है वो पक्का पक्का आना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑब्वियसली जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं
उसके बाद जो हमारा फोकस होता है वो होता है डिमांड पे। ठीक, कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड होती है जब आपकी यूटिलिटी जो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी वो बैकअप हो जाती है आपके परचेजिंग पार्ट से। यानी कि ठीक है, मुझे यूटिलिटी मिलेगी अगर मेरे पास एक गाड़ी हो। ठीक है, तो यूटिलिटी तो वांट सेटिस्फाइंग पार है। ठीक है, आई वांट अ कार, तो कार मेरी वांट है। ठीक है, वो सेटिस्फाई हो रही है मेरी वांट गाड़ी को खरीद के, तो वो यूटिलिटी है उसकी मेरे लिए। लेकिन अगर मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मैं उसको डिमांड नहीं कर सकती, यही होता है। ठीक है, तो जब आपकी यूटिलिटी बैकअप हो जाती है आपके परचेजिंग पावर से, उसको हम कहते हैं डिमांड। तो जो डिमांड होता है बेसिकली उसके सारे कॉन्सेप्ट, आपके डिफरेंट तरह की डिमांड्स होती हैं वो आपको पता होने चाहिए। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है, राइट, ऐसे ऐसे डिफरेंट तरह की आपकी डिमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आप करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आप पढ़ते हो, एक तो दिया किसने है लॉ ऑफ डिमांड वो पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस के साथ। ठीक है, डिमांड फंक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में वो सारे कंपोनेंट्स कांस्टेंट क्यों रहते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो डिमांड कर्व है उसमें मूवमेंट हो रही है या उसमें शिफ्ट हो रहा है। मूवमेंट और शिफ्ट का क्या रीजन रहता है, मूवमेंट कैसे दिखाओगे, शिफ्ट कैसे दिखाओगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसकी क्लैरिटी जो है वो आपको होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका है मार्केट डिमांड। देखो मार्केट डिमांड जो होता है वो कुछ नहीं होता, आपके इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ के जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। ठीक है, लेकिन मार्केट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जो फैक्टर्स मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये सारा जो है ये आपको डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेंट कर्व्स। देखिए यहाँ पे आपकी जो इन्होंने दी है डिटर्मिनेंट कर्व जो भी आपकी इन्होंने दी हुई है, ये सारी आपकी डिटर्मिनेंट कर्व का क्या मतलब होता है कि जो आपकी मार्केट डिमांड और आपकी इंडिविजुअल डिमांड को जो हम डिटरमाइन करेंगे उसकी कर्व आपको बतानी है बेसिकली कि वो कैसी बनती है। ठीक है, इंडिविजुअल कर्व कैसी बनती है, ठीक है, और आपकी जो मार्केट की कर्व है वो कैसी बनेगी, तो वो डिटर्मिनेशन आपको सिंपली उसकी बतानी है, तो उसके बारे में इन्होंने बोला हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो इलास्टिसिटी। देखिए जब भी हम डिमांड पढ़ेंगे ना, पहले हम डिमांड को पढ़ेंगे फिर हम मार्केट डिमांड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलास्टिसिटी हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में सिंपल बताता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर मेरा प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो पक्का ही कम होगी। इनवर्स रिलेशन बताता है, लेकिन कितने से कम होएगी वो नहीं बताता। तो ये हाउ मच विल इट चेंज, कितना चेंज आएगा, वो बताती है आपकी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो है वो आपको बताती है कि प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बदल रही है ना, वो कितने से बदल रही है, हाउ मच इज इट चेंजिंग। क्लियर है। तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो उस लेवल पे आपको पता होना चाहिए, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आप देखिए जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक, या आपका मैक्रो आ गया अब। ठीक है, ये दोनों आपके जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो था ये माइक्रो था, अब आपका मैक्रो आ गया है। यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स आपने 12th लेवल पे पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। ठीक है, बस उतना ही आपको जो है वो पता होना चाहिए, जितना आपका वो लेवल है उतना ही आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या फर्क है। ठीक है, जीएनपी क्या है, ठीक है, एनडीपी क्या होता है, ये सारे जितनी भी आपकी एब्रीवेशंस होती है ना, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एमपी क्या है, एफसी क्या है, ये सारी एब्रीवेशंस जो है ये पता होनी चाहिए कि कौन से वाले के लिए है। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो एक्चुअल में नेशनल इनकम का क्या वो है, तो नेशनल इनकम होती है आपकी एनडीपी एट एफसी। ठीक है, जनरली हम एनडीपी लिख देते हैं या हम लिख देते हैं नेशनल इनकम इज नथिंग बट एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी लिख दो या एनडीपी लिख दो, लेकिन जब हम नेशनल इनकम करते हैं तो हम एनएनपी लिखते हैं। तो उसका जो मतलब क्या है, एनएनपी क्या है, वो होती है आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। दिया किसने है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, इंडिया में कब आया, कौन है इसका इंडिया में इसका फादर कौन है नेशनल इनकम का, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन नेशनल इनकम की हिस्ट्री है तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप
नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपका फिर से मैक्रो का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये मैक्रो आपकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे निकालना है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जनरली आपको बोल देते हैं कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे डिटरमाइन करोगे, विद द हेल्प ऑफ ADAS कर्व्स। तो आपकी AS कर्व कैसी होगी, AD कर्व कैसी, ठीक है। आपको सॉरी AD कर्व आपकी ऐसी नहीं होती, आपकी जो AS कर्व होती है, AS इज इक्वल टू Y कर्व ऐसी होती है, फिर आपकी AD कर्व ऐसी होती है, जिस पॉइंट पे वो मीट करती है वो आपका इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपकी जो है वो इनकम डिटरमाइन होती है, राइट। तो ये सब तो मतलब आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, ऑब्वियसली हम जब इसको डिटेल में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जब मैं एग्रीगेट डिमांड ले रही हूँ उसके क्या कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड है जो मेरी पूरी कंट्री की डिमांड है, मेरी पूरी इकोनॉमी की डिमांड है, उसमें कंपोनेंट्स आते हैं आपके C+I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आती है, कंजम्पशन आती है। तो ये सारे आपके डिमांड के कंपोनेंट्स है। सप्लाई आपकी जो है वो नेशनल इनकम के इक्वल होती है, यानी कि वो सप्लाई हम बोलते हैं कि वो रहती है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये कर्व्स होती हैं, इनके कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको देखो पूछ ही लिया है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में AD जो होता है वो होता है C+I। अगर आपकी 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाए तो हो जाता है C+I प्लस G। अगर आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी हो जाए तो C+I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है, ये हो जाता है। और आपको ना एक चीज याद रखनी है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला जो आपका मॉडल है 4 सेक्टर इकोनॉमी जो आपकी होती है ना, इसको हम ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओपन इकोनॉमी है, ये दोनों इकोनॉमीज जो होती हैं ये होती हैं क्लोज्ड इकोनॉमीज, ये वाली जो होती है आपकी वो होती है ओपन इकोनॉमी। ये क्लियर हो गया। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन से हैं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनके। क्लियर हो गया। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसमें आपके देखिए ये आते हैं MPS, APS, ये आपका जो इन्होंने कंपोनेंट्स दिए हैं ना, ये कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए आपको कंजम्पशन, अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं आपको कंजम्पशन फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा तो कंजम्पशन फंक्शन जो होता है आपका सिंपल कंजम्पशन होता है A प्लस BY, ठीक है। ये होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये होती है MPC, ठीक है। तो फिर आपको वो रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी कि MPC जो है वो क्या होती है, APC क्या होती है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं स्पेसिफिक, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपका जो APS है वो क्या होता है, APS होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये मार्जिनल है, ये एवरेज सेविंग है, ये मार्जिनल कंजम्पशन है, ये एवरेज कंजम्पशन है। आपको पता है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है वो होती है C+S, है ना। थोड़ा कंज्यूम करोगे बाकी का सेव करोगे, यही होता है। हम सेव भी करते हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं, सेविंग और कंजम्पशन दोनों होती है। तो जब हम दोनों करते हैं कंजम्पशन और सेविंग, तो उन दोनों फैक्टर्स से हमारे पास आते हैं ये 4 आइडेंटिटीज। इन चारों आइडेंटिटीज की रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। APS और APC की क्या रिलेशन है, MPS और MPC की क्या रिलेशनशिप है, ये सारा आपको जो रिलेशनशिप्स है ये पता होनी चाहिए। इनकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए कि आपने कैसे डिराइव किया, तो वो सारा हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट कंपोनेंट देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड BOP। तो ऑब्वियसली जब हम ओपन इकोनॉमी में आ जाएंगे कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो खुल गई है, ठीक है। आपको एक्चुअली आगे मल्टीप्लायर भी है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया ना कि AD जो है उसके कंपोनेंट्स है C+I प्लस G प्लस X माइनस M। ये सारे कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं। कंजम्पशन अलग से पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट अलग से पढ़ोगे, गवर्नमेंट का अलग से पढ़ोगे और नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो अलग से पढ़ोगे। तो जब नेट एक्सपोर्ट्स पढ़ेंगे, जब ओपन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या कंपोनेंट्स हैं उसके, कौन से अकाउंट्स आते हैं, करंट आता है, कैपिटल आता है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, करंट एक्सपेंडिचर, करंट रिसीट्स, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ विजिबल गुड्स का होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें इनविजिबल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो विजिबल और इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है वो सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए माइक्रो एंड मैक्रो। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा फिजिटी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जब आप शुरू करें पढ़ना, सबसे पहले आप प्लीज पढ़िए माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी को पढ़ने से पहले, कंज्यूमर को के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि माइक्रो और मैक्रो क्यों है, ठीक है। माइक्रो अलग से क्यों पढ़ना है, माइक्रो मैक्रो अलग से क्यों पढ़ना है, ये दोनों अलग अलग से क्यों पढ़ने हैं, हमने तैयारी अलग से क्यों करनी है इनकी, ठीक है। वो करने के बाद माइक्रो पे आइए, फिर माइक्रो के वो फर्स्ट टू करिए डिमांड और वो वाला पार्ट, फिर आप मैक्रो पे आइए, ठीक है। बाकी के जो भी हमने, जैसे ये आपके जो फर्स्ट टू है ना, यहाँ पे अगर आप देखो ये आपका माइक्रो है, बाकी सारा मैक्रो है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो जब हम करते हैं, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दोनों है क्या, राइट। तो सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए, फिर आप बाकी चीजों पे आइए। क्लियर है। तो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस और उनकी वर्किंग कैसे है, जैसे माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मैक्रो जो है वो आपका इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे होता है, उनकी वर्किंग कैसे वेरी करती है वो सब आपको यहाँ पे करना है। ये क्लियर हो गया। तो उनका डिफरेंस और एक्सप्लेन उनकी वर्किंग, आपको ये सारा जो है वो, और ये हमेशा आप जब इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक खोलेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो उसको स्किप मत करिए, उसको पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। माइक्रो अगर आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ क्या रहे हो माइक्रो में, तो आपको कैसे है। माइक्रो और मैक्रो के बारे में जानने के लिए, उनके कंपोनेंट्स, उनके फर्दर चैप्टर्स को पढ़ने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि उनके अंदर वो है क्या, उनका डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। उसके बाद ही मैं उसकी फर्दर स्टडी करूंगी। तो माइक्रो मैक्रो के डिफरेंसेस भी आपने पढ़ने हैं और उसके एक्सप्लेन आपने वर्किंग भी उसकी पढ़नी है कि वो कैसे वर्क करता है, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब ये जो आपका अब मैंने आपको बताया ना, आपका सिलेबस बहुत फिजिटी तरीके से बनाया गया। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर जो है आपका, वो आपका आता है माइक्रो में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप अपनी पढ़ेंगे ना चीजों को, तो आपको दिखेगा कि जो माइक्रो होता है उसमें आपके होते हैं कंज्यूमर आता है उसमें एक, ठीक है। एक आपका होता है कंज्यूमर, एक होता है आपका प्रोड्यूसर, और दूसरा आपका इसमें मार्केट्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे आपने कंज्यूमर की थ्योरी तो कर ही ली, वो जो फर्स्ट 2 यूनिट्स थे। अब प्रोड्यूसर थ्योरी के लिए आप देखेंगे ये वाला पार्ट, इसमें आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। तो व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट, है ना। जो इनपुट्स को यूज करके आपने लेबर यूज करके कैपिटल यूज करके उन सबको मिला के आपने एक आउटपुट बनाया, वो प्रोडक्शन फंक्शन है, उनकी टेक्निकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसको जब डिटेल में करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आती है आपकी सप्लाई। सप्लाई में क्या आएगा, डिमांड पढ़ ली, डिमांड पढ़ के हटोगे, इमीडिएटली बाद आपने सप्लाई पढ़नी है, ठीक है। जैसे ही डिमांड खत्म कर दोगे ना, डिमांड को खत्म करते ही, उस चैप्टर को खत्म करते ही आपने सप्लाई पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जो है उनके कंपोनेंट्स, और ये मतलब बस ये है कि जब आप डिमांड पढ़ेंगे आपने सोचना है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, जब आप सप्लाई पढ़ेंगे आपने सोचना है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोड्यूसर। बाकी जो चीजें हैं वो इनवर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट है, वो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर चलता है, सिमिलर टू बी ऑपोजिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सप्लाई जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपने प्रोड्यूसर की तरह सोचना शुरू करना है, और बस आपने फिर अपना पढ़ना शुरू कर देना। तो सप्लाई को इमीडिएटली आप कोशिश करें कि आप पढ़ें, किसके बाद, डिमांड के बाद। क्लियर है। तो उसमें भी आपका वही आ जाएगा, सप्लाई में उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होगा, शिफ्ट कब होगा, वेरियस फैक्टर्स कौन से हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसके फंक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लाई करते हैं, वो सब आपने करना है। वही 12th लेवल का आपका सारा इसमें आ जाएगा। अब जब हम प्रोड्यूसर को पढ़ते हैं, जब भी हम प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या करोगे, अगर तो आप कंज्यूमर हो, आपको सिर्फ यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन जब आप प्रोड्यूसर होते हो तो आप एज अ प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट्स बढ़ाते हो, रेवेन्यू को इंक्रीज करते हो और कॉस्ट को कम करते हो, यही करते हो। तो प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है,
प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो हम कोशिश करते हैं रेवेन्यू बढ़े और कॉस्ट कम हो। तो जब आप एज अ प्रोड्यूसर सोचेंगे तो आपको ये सब फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आपका जो ये है, यहाँ पे आपको कॉस्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन में कॉस्ट कैसी होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उनकी शेप्स कैसी होंगी, शॉर्ट रन में कैसी होगी, लॉन्ग रन में कैसी होगी। जब हम 12th लेवल पे पढ़ते हैं, 12th लेवल पे हम सिर्फ शॉर्ट रन पे फोकस करते हैं, उनको लॉन्ग रन नहीं कराया जाता, लेकिन आपको लॉन्ग रन भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप 12th, आप ऑब्वियसली आप तो एक एग्जाम दे रहे हैं मास्टर कैडर का, तो आपको लॉन्ग रन भी पढ़ना पड़ेगा। और आप सिंस आप ये पढ़ेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरीज ना पढ़ के आप पढ़िए अपनी मॉडर्न थ्योरी भी। तो कॉस्ट की ना मॉडर्न थ्योरी भी आती है, अगर आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी आता है, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ये जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कॉस्ट में आपने मॉडर्न थ्योरी भी पढ़नी है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट तरह से वर्क करता है। टोटल रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू की जो शेप्स हैं वो वेरी करती हैं डिफरेंट मार्केट्स में। परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट होती है, मोनोपोली में डिफरेंट होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो डिफरेंट होती है। तो उनकी शेप्स कैसी होगी, कैसी मार्केट में, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? आपने उस पर भी फोकस करना है। उसके बाद आपका एंड में जब आप ये सब कर लोगे, फिर आप करोगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो डेफिनेटली तभी अचीव होगा जब आपके मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका जो है वो आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो आपका होता है दो तरीके से, मतलब दोनों में से आप एक चूज करते हो, ठीक है। या तो आप करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या आप करते हो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे या कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे, है ना, यही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। तो आप अगेन मैंने आपको बोला था कि ये आपका माइक्रो का थर्ड कंपोनेंट होता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन कौन सी मार्केट है, उनके मीनिंग और उनके फीचर्स। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी मार्केट में क्या प्रिवेल करता है, कैसा कैसा प्रोडक्ट डील करते हैं कौन सी मार्केट में, एंट्री और एग्जिट क्या रहती है डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। आपका जो कंज्यूमर है उसको कितना डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ किया जाता है, ठीक है। प्राइजेस कौन से पॉइंट पे, आपको यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर आप देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको सिर्फ इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन का दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा रियलिटी में आए तो सिर्फ सिलेबस पढ़ के तो एग्जाम्स नहीं निकलते, थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ के जाना पड़ता है, राइट। जो सिलेबस में दिया होता है सिर्फ वो करके तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़नी है, इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन के लिए आपने ये पढ़नी है, मोनोपोली के लिए, ठीक है। आपने ये पढ़नी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए, क्लियर है। आपने और मार्केट्स जो पढ़ने हैं वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली भी आप पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट मार्केट होती है, ठीक है। इसको पढ़ के जाना है। आपने पढ़ना है डिओपोली। डिओपोली क्या होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि बायलैटरल मोनोपोली क्या होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो ही पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम क्लियर होने की। सिर्फ सिलेबस वाला पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम्स नहीं निकलते कभी भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बायलैटरल मोनोपोली भी पढ़ेंगे। तो हम ये सारे जितने भी तरह के आपके मार्केट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्पेशल केस हो चाहे नॉर्मल केस हो, हम सारे के सारे मार्केट्स को कवर करेंगे। क्लियर हो गया? हम कोई भी मार्केट नहीं छोड़ेंगे। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की नहीं करेंगे, हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी। ओलिगोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डिमांड कर्व होती है वो डिटरमाइन नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है कि डिमांड कर्व नहीं निकाल पाते ओलिगोपोली की, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जब हम इस
टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम इस टॉपिक पे फोकस करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा, राइट। तो ये सारा जो मार्केट्स है, इन सारी मार्केट्स के आपको प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो करनी है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन दोनों, कि आपको कितना आउटपुट बनाना चाहिए कितने प्राइस पे, तो वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना होता है। तो जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को ही हम यूज करके इन मार्केट्स के इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को निकालते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद ना आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर आप देखो मनी एंड बैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग आपको आता ही होगा। मनी एंड बैंकिंग में आपने कुछ नहीं करना है। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ोगे, आप सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ोगे, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। सेंट्रल बैंक में आप जैसे पढ़ते हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस, फिर आपको पता चलेगा CRR, SLR, ये सब आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है LRR, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है, करंटली क्या क्या है चल रही है। मनी मार्केट में आपको, मनी में आपको पता होना चाहिए मनी क्या होता है, उसके वेरियस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आपको मनी में ये भी पता होना चाहिए कि जो मनी है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका मनी होता है, आपका मनी जो है उसमें दो चीजें आ जाती हैं आपकी, सप्लाई और डिमांड। आपको सप्लाई ऑफ मनी का भी पता होना चाहिए कि सप्लाई में क्या होना चाहिए, और आपको डिमांड का भी पता होना चाहिए कि डिमांड में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड फॉर मनी दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक आता है, तो उसका आपको पूरा डिटेल जो है वो पता होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका मनी होता है वो आपको बहुत क्लैरिटी से आपको याद रखना है कि मनी, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि मनी में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मनी डेवलप कैसे हुआ, तो जैसे आपका मनी था वो पहले आपका बार्टर सिस्टम था, फिर आपकी मेटालिक कॉइन्स आए, फिर आपका पेपर मनी आया, फिर अब आपको प्लास्टिक मनी आए हैं, उसकी एवोल्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मनी है, हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाई पावर्ड मनी जो है वो, उसका कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि हाई पावर्ड मनी आपका क्या होता है, ठीक है। अगर आपको हाई पावर्ड मनी पता होगा ना, तो आपका जो सप्लाई ऑफ मनी है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है, क्योंकि हाई पावर्ड मनी इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर सप्लाई, ठीक है। तो आपको हाई पावर्ड मनी पता होना चाहिए, और अगर आपको हाई पावर्ड मनी पता है फिर आपको मनी मल्टीप्लायर भी आ जाएगा। तो आपको मनी मल्टीप्लायर भी आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको मनी एंड बैंकिंग दे दिया है, तो मनी एंड बैंकिंग का मतलब है जो भी आप मनी एंड बैंकिंग में कर सकते हो वो सब कुछ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मनी और बैंकिंग में सिर्फ डेफिनेशन निकाल कर ही और हो गया, नहीं, हमें सब कुछ कवर करना है। हमें मनी मल्टीप्लायर करना है, हमें क्रेडिट, बैंकिंग में क्या होता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर अलग से करना है, हमने डिपॉजिट मल्टीप्लायर अलग से करना है। ये दोनों क्या होते हैं, कब इनकी जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक्स जब क्रेडिट क्रिएशन करता है तब इनकी जरूरत पड़ती है, ये वो तब यूज होते हैं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हाई पावर्ड मनी जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई पावर्ड मनी को यूज करके हम मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे, क्लियर हो गया। तो मनी जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसमें आपका काफी मतलब वो इलोंगेटेड कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत आसान है। उसके बाद आपका जो मनी है उसको बाइफरकेट किया गया है 4 पार्ट्स में, कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको 4 पार्ट्स में आपका जो है वो डिवाइड किया गया है, राइट। आपका जो मनी होता है, जिससे सपोज आपको जैसे आपका M1 होगा, तो M1 के क्या, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मनी की 4 डेफिनेशंस हैं। तो वो 4 डेफिनेशंस के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो आपको बतानी चाहिए। M1 में क्या क्या आएगा, M2 में क्या क्या, M3 में, M4 में क्या क्या आएगा, तो ये सब कुछ जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो मनी एंड बैंकिंग में आपको फुल फ्लेज्ड, आप देख लीजिए कि एक समझ लीजिए फुल फ्लेज्ड एक सिलेबस है जो आपको कवर करना है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका AD होता है वो होता है C+I+G+X-M, राइट। X-M आपने BOP में कवर कर लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट। अब आपने कंजम्पशन भी कवर कर लिया, MPS, MPC, APS, APC, वो सारे पढ़ोगे तो कंजम्पशन पूरा ही कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए कंजम्पशन भी आपका कवर्ड है, ये भी आपका कवर्ड है। अब आ जाओ गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट पे जब आप आओगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपका गवर्नमेंट का बजट और गवर्नमेंट इकोनॉमी। मतलब मेनली जो फोकस है वो बजट पे होता है कि आपका बजट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्या है, ठीक है।
गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट जो कैपिटल है वो कैसे रेज करती है, करंट अगर उनको रेवेन्यू जनरेट करना है वो कैसे जनरेट होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट की रिसीट्स, उनके एक्सपेंडिचर्स, उनका बजट जो है वो कैसे, बैलेंस्ड बजट क्या होता है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी दो तरह के मल्टीप्लायर्स आते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और दूसरा होता है आपका टैक्स मल्टीप्लायर। तो इन दोनों में क्या फर्क है, टैक्स मल्टीप्लायर और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट में ऑब्वियसली हम टैक्सेस भी पढ़ते हैं। ठीक है, टैक्सेस तो पढ़ने पड़ेंगे ना, गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो टैक्स कैसे छोड़ोगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस क्या है आपके, प्रोपोर्शनेट टैक्स है, परसेंटेज टैक्स होता है आपका, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस में क्या होता है। ठीक है, आपकी जो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हो तो आपकी सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है कि स्वाइवल होता है, ये सब आपको स्वाइवल क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो बजट में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि बजट क्या होता है, बजट के अलावा आपको टैक्सेस भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको ये भी पढ़ना पड़ता है उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या होता है तो उनके एक्सपेंसेस के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो बहुत कुछ आपका जो है वो इसमें कवर होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके गवर्नमेंट बजट के आते हैं आपके मीनिंग्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका बैलेंस्ड बजट। ठीक है, मीनिंग्स, उनका मीनिंग क्या है गवर्नमेंट बजट का, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, आप जैसे गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है फॉर द कमिंग ईयर, है ना, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। क्यों बनाया जाता है, क्या रेलेवेंस है, क्यों जरूरी है बजट बनाना, क्यों जरूरी है प्लान करना अपने एक्सपेंसेस को और अपने इनकम्स को। ठीक है, वो सारा आपको उसकी रेलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस सब पता होना चाहिए, आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए क्या क्या है। उसके बाद आपका आता है बैलेंस्ड बजट। ठीक है, तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है आपका, बैलेंस्ड बजट होगा जब आपकी रेवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, और जो बैलेंस्ड बजट होता है उसमें मैं आपको फिर बाद में जब हम करेंगे मैं बताऊंगी जो मल्टीप्लायर आपका होता है उसकी वैल्यू भी 1 आती है, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो वो तो खैर हम बाद में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लायर वगैरह ये कहाँ से आ रहा है, राइट। बट आपको जो बैलेंस बजट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। एम गवर्नमेंट का होता है कि बैलेंस बजट हो, लेकिन बैलेंस बजट होना जो है वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के इक्वल नहीं होते। तो जनरली जो हमारा बजट रहता है वो रहता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब है आपका जो रेवेन्यू है वो कम है आपकी एक्सपेंडिचर से। ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या करोगे, दूसरों से बोरो, तो उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, जहां पे आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है, आपको बोरो करना पड़ता है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा ये हमने पहले भी किया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पहले भी हमने ये किया था, लेकिन पहले हम सिर्फ कंजम्पशन पे फोकस कर रहे थे, इस बार ही हम फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो आपका ये वाला कंपोनेंट भी कवर हो गया। देखो सारे कंपोनेंट्स कवर हो गए ना एडी के। अब यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको एक तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है। इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको समझना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको उनका मल्टीप्लायर, उसका मल्टीप्लायर क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पहले। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है वो सब आपने देखना है, और उसके बाद आपने उसकी वर्किंग भी देखनी है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लायर होता है चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कैसे वो वर्क करता है कि इकोनॉमी के, मल्टीप्लायर का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है कि इकोनॉमी में, वो सारा आप इसमें कवर करते हैं। क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी आपकी डिफरेंट थ्योरीज भी आती हैं जो मल्टीप्लायर से रिलेटेड होती हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो थ्योरीज आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ पता करना है कि आपको मल्टीप्लायर क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। क्लियर हो गया। तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ इन चीजों पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब आप नेशनल इनकम हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर लिया था, अब वही रेपिटेटिवली इन्होंने 2 बार दे दिया हुआ है, काम वही है, आपको वही करना है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीएनपी का, एनडीपी का, एनएनपी का। अब वही मैंने आपको बोला कि अपने आप को लिमिट नहीं करना है। ठीक है, पढ़ते हुए लिमिट नहीं करना है कि जितना सिलेबस में दिया उतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो करने ही करने हैं। इसके बाद आपने मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब भी पता करना है कि क्या होता है। इसके आपके मेजरमेंट के नेशनल इनकम जो होती है
आपकी मेजर होती है 3 तरीकों से। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? एक होता है आपका इनकम मेथड, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और आपका नेक्स्ट होता है कौन सा मेथड होता है? वैल्यू एडेड, है ना। तो आपका एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। तो ये जो आपके मेथड्स हैं आपको ये पता होनी चाहिए तीनों की क्या क्या है, ठीक है। इन तीनों के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है चाहे वो कम हो लेकिन क्वेश्चंस जो है वो वास्ट आते हैं। तो आपको नेशनल इनकम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट करे हुए हैं आपको कि आपने सिर्फ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी निकालना है। प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पर्सनल इनकम में क्या आता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या आता है, वो सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा भी हमने अच्छे से कवर करना है, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपकी जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं होगा, वैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होगा। इकोनॉमीज क्या होती है आपकी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये सारी जो आपकी 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, उन तीनों में फर्क क्या होता है, आपने वो सब कुछ करना है, ठीक है। आपकी जो इंडिया है, इंडिया कौन सी तरह की इकोनॉमी है, रशिया कौन सी तरह की इकोनॉमी है, ठीक है। आपको सबका डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? आपको पता होनी चाहिए कि फीचर्स क्या हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या फीचर्स होते हैं, सोशलिस्ट के क्या फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इकोनॉमी का? इसमें आपका सारे डेवलपमेंट्स आती हैं। जैसे सपोज आपका हेल्थ सेक्टर है, तो आपका जो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जरूरी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो। अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी है, वो भी कुछ एमएनसी बना रही है या कुछ कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो वो प्राइवेट है लेकिन फिर भी वो डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन दैट एरिया में हेल्प कर रहा है। जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको फायदा हो रहा है ना, वहाँ के लोगों को एक्सेसिबिलिटीज मिल रही है, रोड्स ऑब्वियसली अब बनेंगे, एमएनसी बन रही है तो, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है उसके क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं हमारी इकोनॉमी में, राइट। हमारी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, भले ही वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक हो। तो वो नहीं है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, बस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो उसके क्या क्या फायदे रहते हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी की होनी होती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में आपका सब कुछ ही आ गया, ठीक है। जब आप इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने लिख दिया ना कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इंडिया के बारे में, ठीक है। बी एड इंडिया की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया का हर लेवल, हर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्री सेक्टर को पढ़ना पड़ेगा आपको, सर्विस सेक्टर को पढ़ना पड़ेगा आपको। देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा शेयर कौन से सेक्टर का है ग्रोथ में, अभी इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, सबसे ज्यादा शेयर कौन सा सेक्टर का है, ठीक है। हम कैसे दूसरे सेक्टर्स को डेवलप करें, क्या प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले हैं, ठीक है। उन प्रोग्राम्स के थ्रू बाकी के सेक्टर्स की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी जब आता है मतलब आपका जो है वो वास्ट हो गया है अब एकदम से सिलेबस, तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद आपका है पंजाब इकोनॉमी। देखिए ऑब्वियसली जब आप पंजाब का पेपर दे रहे हैं तो आपको पंजाब की इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत आएगी, राइट। पंजाब की इकोनॉमी में अगेन आपको वही सब आएगा कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह, वो सब कुछ आपकी पंजाब से रिलेट कर देंगे बस, ठीक है। पंजाब की इकोनॉमी का जो आपका सिलेबस है वो इतना ज्यादा वास्ट नहीं होगा जैसे इंडियन इकोनॉमी का होगा, वो थोड़ा सा आपका कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन आपको इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल है कि इंडस्ट्रियल है, ठीक है। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, इंडिया में कब आया और पंजाब को कैसे इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो वो सारा आपका जो पंजाब से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द इयर्स वो आपको पता होनी चाहिए। अभी भी पंजाब में क्या चल रहा है वो भी आपको पता, करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। पंजाब का पेपर दे रहे हैं तो पंजाब से रिलेटेड सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो पंजाब की इकोनॉमी के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लास्ट आपका ना इकोनॉमिक प्लानिंग है। आपको याद होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग में आपके 5 ईयर प्लान आते थे पहले, राइट। तो आपके जो 5 ईयर प्लान होते हैं ना उनके बारे में आपको सब पता होना। 5 ईयर प्लान्स तो आप
किसी भी लेवल पे चले जाओ, सब लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स में बड़ा कुछ होता है, ठीक है। किसी भी लेवल का एग्जाम हम देते हैं तो 5 ईयर प्लान्स हमसे पूछे जाते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स आपके शुरू हुए थे 1951 में। फर्स्ट प्लान का मोटिव क्या था, ठीक है, फर्स्ट प्लान में किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। सेकंड प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस किया। सेकंड प्लान जो है वो इंडस्ट्रियल फोकस जो किया गया था वो महाना लोबीज ने के चेयरमैनशिप के अंडर किया गया था। उन्होंने बोला था कि वी शुड फोकस ऑन इंडस्ट्रीज, इसीलिए सेकंड प्लान को सेकंड 5 ईयर प्लान को महाना लोबीज मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद आपका आया था एक आपका उसके बाद आपका थर्ड 5 ईयर प्लान आया। बाकी सारे आपके नॉर्मल से प्लान है। थोड़ा बहुत जान लेना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा रोल था कि अब जैसे आपका 6th 5 ईयर प्लान है उसमें पॉवर्टी पे फोकस किया है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लान का क्या टारगेट था, कौन सा सेक्टर टारगेट था, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका जो प्लान्स होते हैं वो अच्छा, दो चीजें आपको जो याद रखनी है इसके बीच में, एक है आपका प्लान हॉलीडे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लान हॉलीडे कब हुई थी। और दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि रोलिंग प्लान कब आया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपके इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि प्लान हॉलीडे कौन से टाइम के लिए चला, कितने टाइम के लिए चला, रोलिंग प्लान कब आया था। तो ये सब कुछ आपको प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। प्लानिंग आपकी इंडिकेटिव भी होती है ना, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स है मतलब आपका बेसिकली वो सब आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो वो सारा, और सिर्फ 5 ईयर प्लान्स नहीं करने हैं, ये तो प्लानिंग का एक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी नीति आयोग आई है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक प्लानिंग बोला है ना, तो नीति आयोग भी आपको करना पड़ेगा। नीति आयोग कब आई, क्यों आई, क्या कैसे, इनके कैसे प्लान्स है, एनुअल प्लान्स ये बनाते हैं। 5 ईयर प्लान्स इन्होंने छोड़ दिए कि 5 साल में तो बड़ा कुछ बदल जाता है, 5 साल किस बेसिस पे एक एनुअल प्लान्स बनाओ। इन्होंने एनुअल प्लान्स बनाना शुरू किया। इनका चेयरमैन कौन है, ये सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये है तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। आप इंडियन इकोनॉमी की बुक खोलेंगे आपको इकोनॉमिक प्लानिंग पे एक चैप्टर इजीली मिल जाता है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। बट आपका जो पंजाब इकोनॉमी है इसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपना पंजाब पे फोकस करना है कि पंजाब में क्या क्या हुआ है ओवर द ईयर्स, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट्स है, इंडस्ट्री में क्या है, सर्विस में क्या है, ठीक है, अभी प्राइमरी फोकस किस सेक्टर पे है, ये सब कुछ, इसका ग्रोथ रेट क्या है पंजाब का, ठीक है, पंजाब की इकोनॉमी जो है उनका बजट आप देखते हो, बजट्स आते हैं तो क्या मतलब डेफिसिट जो है वो कहाँ है, स्टेट बजट, आपके स्टेट टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, आपको सब कुछ जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आज मैंने आपका पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है मास्टर कैडर के एग्जाम का पंजाब में। तो आई होप आपको ये सिलेबस की एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आई हो। डेफिनेटली थोड़ा बहुत ही समझ आएगा क्योंकि पूरा सिलेबस अभी डिस्कस हुआ है। जब एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो उसके डिटेल स्टडी से आपको ऑब्वियसली ज्यादा समझ में आएगा, आप ज्यादा समझ पाएंगे, आपका क्लैरिटी जो है वो आएगी। ठीक है, जब हम अपना सेल्फ स्टडी करते हैं हम सिर्फ उन टॉपिक्स को स्टिक करते हैं जो सिलेबस में दिए होते हैं, लेकिन जब हम कहीं किसी की गाइडेंस के अंडर ये सब करते हैं तो क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा चीजें भी पता चलती है, राइट। तो इसीलिए गाइडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर है? तो आपको अगर ये सिलेबस समझ में आया है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो प्लीज लेट अस नो, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ताकि आपका ये जो मास्टर कैडर का एग्जाम है इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए ये डेफिनेटली आपका फटाफट से निकल जाए। आपको पता है कि अब आने वाली है इसकी वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है, तो अब आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली इस बारी 100% निकल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।